हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर पेपर 1.5 एनवायरमेंटल लॉ यानी पर्यावरण विधि विषय पर चर्चा करेंगे। पर्यावरण विधि के अंतर्गत पाठ्यक्रम के अनुसार या सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 3 अधिनियमों का अध्ययन करना है, जिसमें है पहला द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, जल प्रदूषण और निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। दूसरा द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। तीसरा है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 4 चैप्टर और कुल 26 धाराओं में डिवाइड है, अर्थात पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में 4 अध्याय और कुल 26 धाराएं हैं। आज के लेक्चर से पूर्व हमने अध्याय 1, जिसमें धारा 1 व 2 तथा अध्याय 2 केंद्र सरकार की सामान्य शक्तियाँ, जनरल पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें धारा 3 से 6 तक है, 3 से 6 तक है का अध्ययन किया था या इन पर चर्चा की थी। अर्थात हमने इस अधिनियम के अध्याय 1 व 2 तथा धारा 1 से लेके 6 तक चर्चा कर ली है तथा या हमने अध्याय 1 व 2 का विस्तृत अध्ययन कर लिया है। आज हम अध्याय 3 पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और शमन, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें धारा 7 से लेकर 17 तक धाराएं हैं। अर्थात इस अध्याय में कुल 11 धाराएं हैं। अध्याय 3 को हम 2 भागों में विभाजित कर इस अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें है भाग 1 या पार्ट 1 धारा 7 से 11, दूसरा भाग 2 धारा 12 से लेके 17 तक, यानी 12 से लेके अंत धारा 17 तक। अब है भाग 1 धारा 7 से लेके 11 तक। धारा 7 में उद्योग चलाने, संक्रिया, प्रक्रिया आदि करने वाले व्यक्तियों द्वारा मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषकों का उत्सर्जन या निस्सरण न होने देने के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं। धारा 8 में परिसंकट में पदार्थों को हैंडल करने वाले या व्यवहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रक्रिया संबंधी रक्षा उपायों या सेफगार्ड के पालन किए जाने के संबंध में प्रक्रिया और रक्षा उपायों सेफगार्ड के बारे में प्रावधान बताए गए हैं। अब है धारा 9, कुछ मामले में प्राधिकरणों और अभिकरणों को जानकारी देने के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं। धारा 10 प्रवेश और निरीक्षण के संबंध की शक्तियों के बारे में प्रावधान बताती है। धारा 11 नमूना लेने की शक्ति और उसके संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में प्रावधान करती है। अब है भाग 2 सेक्शन 12 से लेके 17 तक। सेक्शन 12
पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं के बारे में प्रावधान करती है। धारा 13 सरकारी विश्लेषक के बारे में प्रावधान बताती है। इसके उपरांत धारा 14 सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट के बारे में प्रावधान करती है। धारा 15 अधिनियमों तथा नियमों, आदेशों और निर्देशों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति के बारे में प्रावधान करती है। धारा 16 कंपनियों के द्वारा अपराध के बारे में प्रावधान करती है, जबकि 17 सरकारी विभागों द्वारा अपराध के बारे में प्रावधान करती है। आज हम भाग 1 यानी धारा 7 से लेकर 11 तक चर्चा करेंगे। धारा 7 को प्रारंभ करने से पूर्व हम ये देखते हैं कि इस अध्याय में केंद्र सरकार को ऐसे कार्य और उपाय करने की शक्ति प्रदान की गई है जो पर्यावरण प्रदूषण के प्रभावी निवारण, नियंत्रण और शमन के लिए आवश्यक है। ये प्रावधान धारा 7 से लेकर 17 में है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। धारा 7 के अनुसार उद्योग चलाने, संक्रिया, प्रक्रिया आदि करने वाले व्यक्तियों के द्वारा मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषकों का उत्सर्जन या निस्सरण न होने दिया जाएगा। इसके अनुसार उद्योग, प्रचलन, प्रक्रिया, संक्रिया चलाने वाले व्यक्तियों को पर्यावरण प्रदूषकों के विहित मानकों से अधिक मात्रा में निस्सारण और उत्सर्जन करने से रोकने और इसके लिए अनुमति न देने संबंधी प्रावधान बनाए गए हैं। अर्थात पर्यावरण प्रदूषकों को मानकों से अधिक उत्सर्जित और निस्सरण न किए जाने के संबंध में प्रावधान हैं। इस धारा के अनुसार उद्योग, प्रचलन और प्रक्रिया लगाने वाले व्यक्ति को यह बात सुनिश्चित करनी होगी कि वे इन उद्योगों, प्रचलनों, प्रक्रियाओं से निकलने वाले पर्यावरणीय प्रदूषकों का निस्सारण एवं उत्सर्जन करते समय केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित मानकों का ध्यान रखेंगे। और इसी प्रकार यह प्रावधान सरकारी प्राधिकारियों या अधिकारियों को भी इस बात के लिए पाबंद करते हैं कि वे निर्धारित मानक से अधिक मात्रा में पर्यावरण प्रदूषकों के निस्सारण व उत्सर्जन की अनुमति प्रदान नहीं करेंगे। अर्थात उद्योग चलाने वाले और सरकारी अधिकारी दोनों को इसके अंतर्गत पाबंद कर प्रावधान किया गया है ताकि पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके। अब है धारा 8 परिसंकट में पदार्थों को व्यवहार करने वाले या हैंडलिंग करने वाले व्यक्तियों के द्वारा प्रक्रिया संबंधी रक्षा उपायों या सेफ गार्ड्स का पालन किया जाना। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी परिसंकट में पदार्थ के संबंध में विहित प्रक्रिया का अनुसरण तथा रक्षा उपायों का पालन किए बिना व्यवहार नहीं करेगा। अर्थात यह धारा प्रत्येक व्यक्ति पर जो परिसंकट में पदार्थों का हैंडलिंग करता है या व्यवहार करता है पर दायित्व आरोपित करती है कि वह परिसंकट में पदार्थों का व्यवहार करते समय विहित प्रक्रिया का अनुसरण करें और दूसरा विहित रक्षा उपायों का अनुपालन करें। अब है धारा 9। इसमें बताया गया है कि कुछ मामलों में प्राधिकरणों और अभिकरणों को जानकारी दिया जाना आवश्यक है। उपधारा 9(1) के अनुसार सबसे पहले है सूचना का दायित्व। इस धारा के अंतर्गत
किसी औद्योगिक इकाई के प्रसंचालन व प्रक्रिया से निस्सारण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति एवं उस स्थान के प्रभारी व्यक्ति के ऊपर यह दायित्व डाला गया है कि वह निम्नलिखित कार्य करें। वह विहित मानकों से अधिक मात्रा में पर्यावरणीय प्रदूषकों के निस्सारण को रोके या उसका शमन करें एवं विहित प्राधिकारी अथवा एजेंसी को ऐसी घटना या तथ्यों की सूचना दे जिनसे पर्यावरण प्रदूषण का खतरा होने वाला है। इस धारा के अनुसार जहां किसी घटना, दुर्घटना अथवा आकस्मिक कृत्य के कारण विहित मानकों से अधिक मात्रा में पर्यावरण प्रदूषकों का निस्सारण हो रहा है या होने की आशंका है, वहां ऐसे निस्सारण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति तथा उस स्थान का जहां ऐसे निस्सारण हुआ है अथवा होने की आशंका है प्रभारी व्यक्ति ऐसे निस्सारण से कारित पर्यावरण प्रदूषण को रोकने अथवा शमन करने के लिए आबद्ध होगा तथा इसके लिए वह विहित प्राधिकारी तथा एजेंसी को ऐसी घटना के तथ्यों की तुरंत सूचना देगा तथा मांग किए जाने पर सभी प्रकार की सहायता देने के लिए आबद्ध होगा। इसके बाद है उपधारा 9(2). इसमें उपाय के दायित्व के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार उपधारा 9(2) के अनुसार उपधारा 9(1) में सूचना मिलने पर ऐसा अधिकारी अथवा एजेंसी ऐसे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए यथाशीघ्र वे सारे उपाय करने के लिए बाध्य होंगे जो कि आवश्यक है। इसके उपरांत है धारा 9(3), जिसमें व्यय की गई राशि व ब्याज वसूल करने के अधिकार एवं ब्याज की राशि भू राजस्व की तरह वसूल किए जाने के संबंध में बताया गया है। इस धारा में यह व्यवस्था है कि यदि कोई प्राधिकारी या एजेंसी उपधारा 9 में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए उपचार करती है या उपचारात्मक कार्य करती है, तो इन कार्यों पर किए गए व्यय तथा उन कार्यों पर किए गए व्ययों पर राज्य सरकार के द्वारा नियम दर पर ब्याज वसूल किया जाएगा और यदि इस उपधारा में कोई व्यय या ब्याज की राशि वसूल किया जाना अपेक्षित है तो इसे संबंधित व्यक्ति इसे इस प्रकार वसूल करेगा या इससे संबंधित व्यक्ति के द्वारा इसे इस प्रकार वसूल किया जाएगा कि वह भू राजस्व की बकाया राशि वसूल कर रहा है या बकाया भू राजस्व की वसूल की जानी है, राशि भू राजस्व की बकाया की राशि वसूल की जानी है। अब है धारा 10 या सेक्शन 10, प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियाँ, पावर्स ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन। पर्यावरण प्रदूषण निवारण के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को केंद्रीय सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित अधिकार होगा कि वह आवश्यक समझे तो किसी स्थान पर प्रवेश कर सकेगा और ऐसा प्रवेश उसके द्वारा इसलिए होगा कि वह यह पता कर सके कि उसे सौंपे गए केंद्रीय सरकार के कर्तव्यों में से किसी का पालन किया गया है अथवा नहीं, अर्थात वह उसे सौंपे गए कार्य के पालन की सुनिश्चितता को निर्धारित करेगा। इसी प्रकार इस बात का निर्णय करेगा कि इस प्रकार का पालन किस रीति से किया जा रहा है और यह भी सुनिश्चित करेगा कि जो आदेश या निर्देश दिए गए हैं उनका पालन किया जा रहा है अथवा
नहीं। और यह भी पता करेगा कि पालन किस रीति से किया गया है। इसी के साथ किसी स्थान पर तलाशी लेने की शक्ति भी उस व्यक्ति को प्राप्त होगी। धारा 10(1)(c) के अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह निम्न प्रयोजनों के लिए किसी स्थान की तलाशी लेने के लिए प्रवेश कर सकेगा: किसी संयंत्र, अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या किसी अन्य सारवान पदार्थ की परीक्षा करने के लिए, और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत किए गए या किए जा रहे किसी अपराध को रोकने के लिए। इसके अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्ति को अभिग्रहण की शक्ति भी होगी। प्राधिकृत व्यक्ति को यह शक्ति भी प्राप्त है कि वह इस अधिनियम अथवा बनाए गए नियमों के अधीन किसी अपराध के निवारण स्वरूप ऐसे संयंत्र, अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य सारवान पदार्थ का अभिग्रहण कर सकेगा ताकि इसे साक्ष्य के रूप में तब काम में लिया जा सके जब अपराध का निवारण किया जाना है। इसके उपरांत है उपधारा 10(2). इसके अंतर्गत उद्योग या प्रक्रिया चलाने वाले व्यक्ति को सहायता उपलब्ध कराने के कर्तव्य के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं। उपधारा 10(2) में संयंत्र या प्रक्रिया चलाने वाला व्यक्ति का यह विधिक कर्तव्य होगा कि वह केंद्र सरकार के द्वारा उपधारा 10(2) में सशक्त व्यक्ति को सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा जो उसके कार्य के निर्वहन के लिए आवश्यक है तथा जिनकी वह कार्यों के निर्वहन के लिए उपलब्ध कराने की मांग करता है। इसी प्रकार उपधारा 10(2) व 10(3) में अपराध के दायित्व के संबंध में प्रावधान बताया गया है। उपधारा 10(2) के अनुसार यदि ऐसा व्यक्ति जो परिचालन करता है बिना किसी युक्तियुक्त कारण के प्राधिकृत व्यक्ति को सहायता करने में असफल रहता है तो उसे इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी माना जाएगा। इसी प्रकार धारा 10(3) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति धारा 10(1) के अधीन केंद्रीय सरकार के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के कृत्यों के निर्वहन में जानबूझकर बाधा डालेगा या सहायता करने में विलंब करेगा तो वह भी इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा। इसी प्रकार उपधारा 10(4) में तलाशी व अभिग्रहण के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 94 के प्रावधानों के बारे में बताया गया है। उपधारा 10(4) में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि धारा 10(1) में की जा रही तलाशी व अभिग्रहण के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 94 के प्रावधान वैसे ही लागू होंगे जैसे कि तलाशी वारंट के मामलों में लागू किए जाते हैं। अब है धारा 11 नमूना लेने की शक्ति और उसके संबंध में अनुसरण की जाने की प्रक्रिया। इसके अनुसार उपधारा 11(1) में विश्लेषण के प्रयोजन के लिए नमूना लेने की शक्ति के बारे में बताया गया है। उपधारा 11(1) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा समस्त अधिकारी को ये शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी कारखाने, परिसर अथवा अन्य स्थान से मिट्टी, जल, वायु या अन्य पदार्थों के नमूने ले सके और वह ऐसे नमूने तब ले सकेगा जब विश्लेषण के प्रयोजन के लिए
ऐसा करना आवश्यक हो। इसी प्रकार नमूने ऐसी रीति से लिए जाएंगे जो विश्लेषण के लिए समय समय पर केंद्र सरकार के द्वारा विहित किए गए हैं। किसी अन्य रीति से या अन्य प्रयोजनों के लिए नमूना लेने की शक्ति प्राधिकृत व्यक्ति को नहीं होगी। अब है उपधारा 11(2). इसके अनुसार विश्लेषणों की साक्ष्य में ग्राह्यता के बारे में प्रावधान किए गए हैं। उपधारा 11(2) में स्पष्ट किया गया है कि उपधारा 11 में कराए गए विश्लेषण किसी विधिक कार्यवाही में तब तक साक्ष्य के रूप में विधिक कार्रवाई में तब ही साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होंगे जब उनका विश्लेषण उपधारा 11(3) व 11(4) में दिए गए उपबंधों के पालन करके किया गया हो। धारा 11(3) व 11(4) में वैध विश्लेषण की अनिवार्य शर्तों के बारे में बताया गया है। उसी के उपरांत उपधारा 11(2) में साक्ष्य को ग्रहण किया जा सकेगा। उपधारा 11(3) व 11(4) के अनुसार किसी विश्लेषण को विधिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में तभी ग्राह्य बनाया जा सकेगा जब वह विश्लेषण निम्न शर्तों को पूरा करके किया गया हो। विश्लेषण करने के आशय की सूचना की तामील उस स्थान के अधिभोगी, अधिष्ठाता या ऑक्यूपायर अथवा ऐसे ऑक्यूपायर या अधिभोगी के एजेंट को विहित प्रारूप में दे दी गई है। ऐसे विश्लेषण का नमूना उस अधिभोगी या उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति के उपस्थिति में संग्रहित कर या कलेक्ट करके किया गया है। ऐसे नमूने का संग्रहण किसी पात्र, आधान या कंटेनर में रखवाकर किया गया है। ऐसे पात्र को चिन्हित और सील्ड कर दिया जाएगा। ऐसे पात्र की सील पर निम्नलिखित पर 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए, जिसमें है पहला नमूना लेने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर, दूसरा उस स्थान के अधिभोगी या उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर। ऐसे पात्र या पात्रों को अविलंब धारा 12 के अधीन बनाई गई केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में तुरंत भेज दिया जाएगा या तुरंत भेज दिया गया हो। अगर इस प्रकार धारा 11(3) व 11(4) की शर्तों का पालन कर लिया गया है तो 11(2) के अंतर्गत विश्लेषकों की साक्ष्य में ग्राह्यता स्वीकार की जा सकेगी। इसी प्रकार उपधारा 11(4) में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जब अधिभोगी या उसका एजेंट नमूना लेते समय अनुपस्थित रहे या हस्ताक्षर करने से इनकार करे तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उपधारा 11(4) में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी दशा में ऐसा अधिभोगी या उसका एजेंट ऐसे स्थान पर अनुपस्थित हैं तो नमूना लेने वाला व्यक्ति स्वयं नमूना विश्लेषण के लिए पात्र में संग्रहित कर सकेगा और अपने हस्ताक्षर कर कार्यालय को भेज सकेगा। ऐसा करते समय वह लिखित में जानकारी देगा कि अधिभोगी या उसका एजेंट अनुपस्थित था अथवा ऐसे अधिभोगी या एजेंट ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। इस प्रकार आज हमने अध्याय 3 के धारा 7 से लेकर 11 तक चर्चा की अथवा अध्ययन किया। अगले व्याख्यान में हम धारा भाग 2 के अंतर्गत धारा 12 से लेकर 17 तक विस्तृत चर्चा करेंगे अथवा अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।